स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऑपरेशन जिब्राल्टर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए 1947 से 48 का भारत पाकिस्तान युद्ध, बी 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, सी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध या डी 1961 का भारत पाकिस्तान युद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑपरेशन जिब्राल्टर अगस्त 1965 में शुरू किया गया ऑपरेशन जिब्राल्टर एक गुप्त पाकिस्तान समर्थित गुरिल्ला हमला था जिसका उद्देश्य भारत विरोधी भावना को भड़काना और कश्मीर में भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह को भड़काना था। इसे जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के मेजरों के नेतृत्व में प्रशिक्षित और अच्छी तरह से सशस्त्र मुजाहिदीन तथा रजाकारों की कई टुकड़ियों को घुसपैठ कराने के लिए विकसित किया गया था। इसने शत्रुता की शुरुआत का संकेत दिया और अंततः एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण या NIA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. NIA भारत की केंद्रीय आतंकवाद रोधी विधि प्रवर्तन एजेंसी है जिसका कार्य भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच करना है। 2. NIA का गठन विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के तहत किया गया था। 3. NIA को किसी राज्य में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण या NIA भारत की केंद्रीय आतंकवाद रोधी विधि प्रवर्तन एजेंसी है जिसे भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है। अतः कथन 1 सही है। NIA का गठन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के तहत किया गया था, न कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 के तहत। अतः कथन 2 सही नहीं है। NIA को गृह मंत्रालय की लिखित घोषणा के तहत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार है। अतः कथन 3 सही नहीं है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रिपोर्टों पर विचार करें। 1. वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, 2. वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, 3. ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, 4. वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। उपर्युक्त में से कितनी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सभी 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व आर्थिक मंच या WEF यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के उद्देश्य से व्यापार, सरकार, शिक्षा और नागरिक समाज के अभिकर्ता शामिल होते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्टें: वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. MPC का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के तहत 2016 में संशोधन के माध्यम से किया गया था। 2. MPC का प्राथमिक कार्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करना है। 3. MPC द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक पर बाध्यकारी नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मौद्रिक नीति समिति या MPC इसका गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के तहत किया गया था, जिसे वर्ष 2016 में संशोधित करके इसे एक वैधानिक निकाय बना दिया गया था। अतः कथन 1 सही है। MPC का प्राथमिक कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% ±2 को प्राप्त करने के लिए नीति दर, मुख्य रूप से रेपो दर निर्धारित करना है। अतः कथन 2 सही है। MPC की सिफारिशें या निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक के लिए बाध्यकारी हैं। MPC द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद RBI को नीति दर लागू करनी होगी। अतः कथन 3 सही नहीं है।
अगला प्रश्न है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. आईसीबीएम को मुख्य रूप से परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, हालांकि इनमें रासायनिक या जैविक हथियारों सहित अन्य प्रकार के हथियार ले जाने की भी क्षमता है। 2. अग्नि 5 भारत की ठोस ईंधन वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी परिचालनात्मक मारक क्षमता अनुमानतः 7,000 से 10,000 किलोमीटर के बीच है। 3. आईसीबीएम को केवल स्थलीय प्लेटफॉर्म से ही प्रक्षेपित किया जा सकता है, पनडुब्बियों से नहीं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आईसीबीएम को मुख्य रूप से परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, हालांकि इनमें रासायनिक या जैविक हथियारों सहित अन्य प्रकार के हथियार ले जाने की भी क्षमता है, अतः कथन 1 सही है। अग्नि 5 भारत की ठोस ईंधन वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी परिचालनात्मक मारक क्षमता अनुमानतः 7,000 से 10,000 किलोमीटर के बीच है, अतः कथन 2 सही है। आईसीबीएम केवल स्थलीय प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है, इन्हें पनडुब्बियों, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें एसएलबीएम के रूप में जाना जाता है, साइलो और मोबाइल लॉन्चर से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है और तमिलनाडु और कर्नाटक तक विस्तृत है। 2. इस क्षेत्र में नील कुरिंजी फूल पाया जाता है जो हर 12 वर्ष में एक बार खिलता है। 3. यह क्षेत्र कानी जनजाति का निवास स्थान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व यह पश्चिमी घाट के दक्षिणतम भाग में तमिलनाडु और केरल तक विस्तृत है, अतः कथन 1 सही नहीं है। नील कुरिंजी फूल जो हर 12 वर्ष में एक बार खिलता है इस क्षेत्र में पाया जाता है, अतः कथन 2 सही है। इस क्षेत्र में मूल समुदाय विशेष रूप से कानी जनजाति निवास करती है, अतः कथन 3 सही है। इस क्षेत्र में सिंह-पुच्छी मकाक, बंगाल टाइगर, नीलगिरी मार्टन, नीलगिरी ताहर, मालाबार स्पाइनी डोरमाउस, ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, गौर या भारतीय बाइसन, स्लॉथ भालू पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत के राष्ट्रपति को पुर्तगाल के लिस्बन शहर द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिटी की ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है। 2. पुर्तगाल दक्षिण पश्चिमी यूरोप में इबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है और इसमें मदीरा और अजोरीज के अटलांटिक द्वीप समूह भी शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत पुर्तगाल संबंध। भारत के राष्ट्रपति ने लिस्बन का सिटी की ऑफ ऑनर प्राप्त किया जो भारत और पुर्तगाल के बीच मजबूत संबंधों और सद्भावना को दर्शाता है, अतः कथन 1 सही है। यह लिस्बन शहर द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जो मेयर द्वारा समाज में योगदान या पुर्तगाल के साथ संबंधों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। पुर्तगाल दक्षिण पश्चिमी यूरोप में इबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है और इसमें मदीरा और अजोरीज के अटलांटिक द्वीप समूह भी शामिल हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, अलग समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए. गरीबी रेखा निर्धारण, बी. ग्रामीण स्वास्थ्य नीति, सी. कर निर्धारण, डी. शिक्षा नीति सुधार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, गरीबी रेखा निर्धारण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अलग समिति का गठन वर्ष 1979 में किया गया था और इसका उद्देश्य भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करना था। इस समिति ने कैलोरी आधारित मापदंड को अपनाया जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता को गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार माना गया, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? ए. 1793 का चार्टर अधिनियम, बी. 1813 का चार्टर अधिनियम, सी. 1833 का चार्टर अधिनियम, डी. 1853 का चार्टर अधिनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1813 का चार्टर अधिनियम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार या चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर को समाप्त कर दिया गया।
इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की संप्रभुता को उजागर और स्थापित किया, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में परिसीमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. परिसीमन से तात्पर्य प्रत्येक राज्य में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करने की प्रक्रिया से है। 2. परिसीमन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में उल्लिखित हैं। 3. वर्ष 2002 के 84वें संशोधन अधिनियम के तहत निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन पर रोक को वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, बी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। परिसीमन का अर्थ है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करने की प्रक्रिया, अतः कथन 1 सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के पुनः आरेखण का प्रावधान है, अतः कथन 2 सही है। अनुच्छेद 82 राज्यों को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने तथा लोकसभा के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित है। अनुच्छेद 170 राज्यों को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने तथा राज्य विधानसभाओं के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित है। वर्ष 2002 के 84वें संशोधन अधिनियम के तहत निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन पर रोक को वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया, अतः कथन 3 सही है। इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य समग्र देश में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन प्रयासों को प्रोत्साहित करना था। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए. पूर्व निर्मित भागों को अंतिम उत्पाद में संयोजित करने की प्रक्रिया। बी. एक विधि जिसमें किसी ठोस ब्लॉक से वांछित वस्तु बनाने के लिए कुछ सामग्री को हटाया जाता है। सी. डिजिटल मॉडल से सीधे 3D ऑब्जेक्ट बनाने की क्रमिक तकनीक। डी. सांचों और नक्काशी उपकरणों का उपयोग करके मॉडल बनाने की एक मैनुअल विधि। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।